एवरीवन, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी एंड आज के बोर्ड्स एक्सप्रेस में हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा की। तो यार अगर मैं इस चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो इस चैप्टर से आप लोगों को 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। और पिछले कुछ सालों का ट्रेंड अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 2024 में इस चैप्टर से 3 मार्क्स के तीन क्वेश्चंस आए थे, 2023 में 3 क्वेश्चंस एंड 2020 में 5 क्वेश्चंस आए थे। तो 5 से 6 मार्क्स बहुत इजी टू स्कोर चैप्टर है। ये बहुत आसानी से इसके कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। बाकी यार इस सेशन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, मेक श्योर आप वहां से उसको डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि पीडीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए भी क्योंकि मैं दूंगा ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेक्टर की, वेक्टर होता क्या है? वेक्टर देखो यार, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी आपने लोअर ग्रेड्स में भी पढ़ा हुआ है ना। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती है, जिसमें डायरेक्शंस भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है? वेक्टर क्वांटिटीज बोला जाता है। अब मान लो मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करता हूं। रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप किसी वेक्टर को? तो मान लो आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। तो अगर मैं, और ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर हम 3D में पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, वेक्टर को हम 3D में पढ़ रहे हैं। मान लो कोई पॉइंट है ए क्या है? इनिशियल पॉइंट है, और बी क्या है? टर्मिनल पॉइंट है। तो 2 पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। अब अगर इस लाइन सेगमेंट को मुझे वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसको मैं लिखूंगा ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर का क्या मतलब है? ए बी वेक्टर का मतलब है इनिशियल पॉइंट ए है और एंड पॉइंट क्या है? बी। यानी कि ये जो वेक्टर है, ये लाइन सेगमेंट जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसको ए बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर मैं बात करूं बी ए वेक्टर की, तो बी ए वेक्टर क्या हो जाता? जिसका इनिशियल पॉइंट बी होता, या मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इनिशियल पॉइंट बी है, टर्मिनल पॉइंट ए है। फिर हम बात करें अगर इसके मैग्नीट्यूड की, ये तो इसकी डायरेक्शन की बात होगी। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। जो ए बी की लेंथ है वो, उस लेंथ को क्या बोला जाता है? उसका मैग्नीट्यूड। अब इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है ए बी वेक्टर का मॉड। ठीक है जी। तो ऐसे आप अपने किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कई बार हम इसे बहुत इस तरीके से एक सिंगल अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि भैया ये ए वेक्टर है। अब इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। फिर बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि मान लो आपके पास स्पेस में कोई पॉइंट है, मान लो ये स्पेस है, यहां पे कोई पॉइंट है। इस पॉइंट का ओरिजिन से जो भी इसके पोजीशंस होंगे उसको बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब मैं इसकी पोजीशन को डिफाइन करता हूं तो उसे बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। अब मान लो ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं x, y, z। पॉइंट P की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। अब देखो पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? पोजीशन वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करोगे OP। क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? O है और टर्मिनल पॉइंट क्या है? P है। इसके मैग्नीट्यूड की बात अगर मैं करूं तो ये क्या हो जाएगा? OP वेक्टर का मॉड हो जाएगा, जो कि आप लोगों का होता है √x² + y² + z² के इक्वल, इसका मॉड मैग्नीट्यूड। क्लियर है? फिर आपके पास अलग अलग प्रकार के वेक्टर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहला वेक्टर है आप लोगों के पास कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट्स, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। मान लो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। इन दोनों का अगर इनिशियल पॉइंट सेम है तो इसे बोला जाएगा कोइनिशियल वेक्टर्स। फिर आता है आपके पास कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में, है ना, जो एक ही प्लेन में होंगे उनको कोप्लेनर। कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो आपस में पैरेलल होते हैं। मतलब जैसे मान लो आपके पास ये कोई वेक्टर है ना। अब मान लो ए वेक्टर है ये, ठीक है, मान लो बी वेक्टर है आपके पास ये, और ये दोनों के दोनों इस लाइन के पैरेलल है। तो वेक्टर्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। इनको बोला जाएगा कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, या पैरेलल वेक्टर्स भी आप बोल सकते हो। फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं? फ्री वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जब आप वेक्टर्स की पोजीशन को, जब आप वेक्टर्स को डिस्प्लेस कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे मान लो ये मेरे पास ए वेक्टर है। अब अगर मैं इस ए वेक्टर को उठा के यहां पे ले आऊं, है ना, नीचे कर दिया मैंने, डायरेक्शन उसकी सेम है, मैग्नीट्यूड उसका सेम है, लेंथ उसकी उतनी है, तो ऐसे वेक्टर्स को बोला जाता है फ्री वेक्टर्स, जिनको आप उठा के कहीं पे भी रख सकते हो। ठीक है जी। अच्छा,
फ्री वेक्टर्स का ये सिंपल सा होता है कि मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन सेम होता है। क्लियर है? ठीक है। फिर आता है आपके पास नल वेक्टर। नल वेक्टर्स यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है। नेगेटिव वेक्टर यानी कि ऐसे वेक्टर्स जो मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं बट डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई ए वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इनको बोला जाएगा नेगेटिव वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ बी वेक्टर के इक्वल। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है। पहले हम इस चैप्टर का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट को समझेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आगे अगर मैं बात करूं, आपके पास यूनिट वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर क्या होता है? आप लोगों के पास यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, मान लो आपके पास ए वेक्टर है। अब एक ऐसा वेक्टर, मान लो इस वेक्टर का, अब देखो इस वेक्टर की अगर मैं बात करूं ए वेक्टर की, तो इसमें इस तरीके से 1 यूनिट के बहुत सारे लेंथ होंगी, 1 यूनिट की बहुत सारी लेंथ होंगी। तो किसी एक लेंथ को मैंने उठाया जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। तो यानी कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है इस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए कैप से, इसको बोला जाता है ए कैप, जो कि बराबर होगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है? जैसे मान लो आप लोगों के पास ए वेक्टर दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालूंगा? यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, है ना। अब मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मैं कैसे निकाल सकता हूं? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे? अभी हमने सीखा था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक्स कंपोनेंट होगा, अभी मैं बताऊंगा, अभी ये वाई कंपोनेंट होगा 3 और ये जेड कंपोनेंट होगा 4, है ना। तो इस तरीके से इन दोनों को डिवाइड करके आप यूनिट वेक्टर को निकाल सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद आता है कि अगर मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स को पढ़ूं तो मैं कैसे पढ़ सकता हूं? तो ये आपकी बेटा एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। लेकिन यहां से अगर मैं सिर्फ एक यूनिट का डिस्टेंस देखूं, यहां से अगर मैं सिर्फ एक यूनिट का डिस्टेंस देखूं, यहां से अगर एक यूनिट का डिस्टेंस देखूं तो ये क्या कहलाएगा? एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। ये क्या कहलाएगा? वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। और ये क्या कहलाएगा? जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप क्या है? एक्स एक्सिस के अलोंग कोई यूनिट वेक्टर। जे कैप क्या है? वाई एक्सिस के अलोंग कोई यूनिट वेक्टर। के कैप क्या है? जेड एक्सिस के अलोंग कोई यूनिट वेक्टर। क्लियर? ठीक है। फिर अगर मैं इनके कंपोनेंट्स की बात करूं, जैसे मतलब अब आप लोग ना वेक्टर को ब्रॉडर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखोगे। जैसे मान लो कोई पॉइंट है पी, आप लोगों के पास इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं एक्स, वाई और जेड। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं इस ओपी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, कैसे करूंगा? पहले तक हमने पढ़ा था सिर्फ ऐसे ओपी वेक्टर को। अब इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स आई कैप। एक्स क्या होगा? इस पी पॉइंट का एक्स वाला कोऑर्डिनेट। वाई क्या होगा? इस पी पॉइंट का वाई वाला कोऑर्डिनेट। जेड क्या होगा? इस पी पॉइंट का जेड वाला कोऑर्डिनेट। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं एक्स, वाई और जेड की बात करूं तो ये एक्स, वाई और जेड क्या है? इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट। स्केलर क्या होता है? स्केलर जो नंबर्स होते हैं। जैसे इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या है? 2, 3 और 4। ठीक है। अगर मैं बात करूं इस वेक्टर के वेक्टर कंपोनेंट की तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, जब इनके साथ डायरेक्शन देखो, एक्स आई कैप का मतलब क्या है? एक्स यूनिट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। वाई जे कैप का मतलब क्या है? जे कैप वाई एक्सिस। तो वाई डिस्टेंस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। जेड के कैप का मतलब क्या है? जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जेड यूनिट का डिस्टेंस। ठीक है जी। ठीक है। तो ये इनके स्केलर कंपोनेंट्स एंड वेक्टर कंपोनेंट्स हो गए। अब मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, तो उन दो वेक्टर्स को मैं ऐड कैसे कर सकता हूं? तो अपने पास दो लॉज होते हैं बेटा, एक होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब ध्यान से सुनना। मान लो ये जो ए वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, है ना। तो आपको पता है, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। आपको पता है फ्री वेक्टर्स होते, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊं तो ऐसे मैं जोड़ सकता हूं। अब अगर कभी दो वेक्टर्स इस तरीके से हैं, इस तरीके से जुड़ रहे, तो इनका एडिशन क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है?
फिजिक्स में भी पढ़ा है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, है ना, अगर इस तरीके से है, इनिशियल पॉइंट सेम है, देखो इसका ए वेक्टर का ये टर्मिनल पॉइंट था और बी वेक्टर का ये इनिशियल पॉइंट है, लेकिन ये इन दोनों के इनिशियल पॉइंट्स है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और ये कुछ नहीं है बेटा, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ही आया है। अगर मैं इस वेक्टर को उठा के इधर ले आऊं, फ्री वेक्टर है, उठा के अगर इधर ले आऊं तो ऐसे ही तो बनता था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। बाकी इसके ऊपर आपके पास ज्यादा माथापच्ची नहीं होती है मैथ्स में, फिजिक्स में बहुत दिक्कत देता है ये, मतलब बच्चों को समझ ही नहीं आता किस डायरेक्शन में मुझे निकालना है वेक्टर को। क्लियर है इतनी चीज? उसके बाद बेटा अगर आप लोगों के पास दो पॉइंट्स है, आप ध्यान से सुनना, मान लो आपके पास एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, एक कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। अगर मैं दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, मैंने ए से बी को ज्वाइन कर दिया, तो मेरे पास क्या बनेगा, ए बी वेक्टर बनेगा, ए बी वेक्टर बनेगा, है ना, ए बी वेक्टर बनेगा। अब अगर मैं इस ए बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं कैसे, पहले मुझे ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। ए वेक्टर का अगर मैं पोजीशन वेक्टर, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ए वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर होगा बेटा वो होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये होगा। ऐसे ही बी वेक्टर का, बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो बी वेक्टर होगा और x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। लेकिन अगर मैं ए बी वेक्टर निकालना चाहता हूं, ए बी वेक्टर निकालना चाहता हूं, तो वो हो जाएगा बेटा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। क्लियर है? ठीक है। अगर मैं इनके मॉड की बात करूं तो मॉड क्या हो जाता है, हमने पढ़ा था जो x वाला कोऑर्डिनेट होगा उसका स्क्वायर प्लस y वाले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस z वाले कोऑर्डिनेट, ये इनका मैग्नीट्यूड हो जाता है। फिर बेटा उसी प्रकार से अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, उन दो वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करना चाहता हूं, ए वेक्टर है मान लो मेरे पास ये, बी वेक्टर है मान लो मेरे पास ये, अगर मैं इनको ऐड करना चाहता हूं तो इनके बेटा एक्स वाले कंपोनेंट्स आपस में ऐड होंगे, वाई वाले कंपोनेंट्स आपस में ऐड होंगे, जेड वाले कंपोनेंट्स आपस में ऐड होंगे और उनकी डायरेक्शन आई कैप, जेड के, जे कैप एंड के कैप से रिप्रेजेंट। अगर मैं दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं तो x वाले कंपोनेंट आपस में, y वाले कंपोनेंट्स आपस में, z वाले कंपोनेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। किसी नंबर से अगर मैं इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो वो जो नंबर है सभी कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर कई बार आपके पास क्वेश्चन आता है कि दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल है, या फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में कोलिनियर वेक्टर्स है, तो उस केस में ये कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आपस में इक्वल होने चाहिए। x वाले कंपोनेंट का रेशो, y वाले कंपोनेंट का रेशो, z वाले कंपोनेंट्स का रेशो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी जाके वो दो वेक्टर्स पैरेलल या फिर कोलिनियर्स होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, आपने लोअर ग्रेड्स में भी पढ़ा है कि मान लो मेरे पास P कोई पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, A वेक्टर है, Q कोई पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, B वेक्टर। फिर दोबारा से पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जब हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसको देखते हैं। R कोई पॉइंट है बेटा जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। अब R का R वेक्टर, R क्या है, पोजीशन वेक्टर, R कोई पॉइंट था, है ना। अब इसका अगर पोजीशन वेक्टर में निकालना चाहता हूं, अगर ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, यहां पे क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन है, तो m इंटू बी वेक्टर n इंटू ए वेक्टर, है ना, बचपन में पढ़ा था ये फॉर्मूला वेक्टर के फॉर्म में। एक्सटर्नल डिवीजन के केस में क्या है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये आर वेक्टर क्या है, बाहर से डिवाइड कर रहा है। अब बेटा पी आर कितना है, पी आर अपॉन क्यू आर कितना है, m अपॉन n है, तो m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर, बस प्लस की जगह पे माइनस का साइन आ जाता है, डिवाइडेड बाई m माइनस n। क्लियर? अच्छा, उसके बाद बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों के पास आता है जो कि 3D में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो वेक्टर जो चैप्टर है, अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा ना तो आपको 3D भी समझ नहीं आएगा। तो 3D और वेक्टर दोनों, दो जिस्म एक जान है ना, तो दोनों को एक साथ आप लोगों को समझना पड़ेगा। वेक्टर को समझना बहुत जरूरी है 3D समझने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। क्या होते हैं, मान लो आप लोगों के पास कोई वेक्टर है, ये कोई ये वेक्टर है P पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ये x एक्सिस पे अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस पे बीटा एंगल बना रहा है और z एक्सिस पे गामा एंगल बना रहा है। तो बेटा आप लोगों के पास अगर मैं cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा निकाल लूं, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा निकाल लूं, cos अल्फा को हम L मानते हैं, cos बीटा को हम M मानते हैं और cos गामा को हम N मानते हैं, तो
एल एम और एन जो होता है उसको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस ए वेक्टर। मान लो ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर के अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस निकालना चाहता हूं तो वो क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बनने वाले इसके एंगल। अगर मैं बात करूं डायरेक्शन रेशोज की, तो डायरेक्शन रेशोज को हम 3 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी और सी। और ये ए बी और सी होते क्या है कि a अपॉन एल इज इक्वल्स टू बी अपॉन एम इज इक्वल्स टू सी अपॉन एन, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस के साथ इनका रेशो जो होता है वो कांस्टेंट किसी नंबर के इक्वल होना चाहिए किसी। और आप यहां से एक और चीज बोल सकते हो कि इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशोज होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस तो एक एक होगा, यूनिक होगा, लेकिन डायरेक्शन रेशोज जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर। उसके बाद बेटा एक बहुत प्यारा सा रिलेशन है आप लोगों के पास, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है। अब मान लो कोई ए वेक्टर है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगर मैं इसके डायरेक्शन रेशोज की बात करूं तो डायरेक्शन रेशोज क्या हो जाएंगे, ए बी और सी जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं इस वेक्टर के। अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं इस ए वेक्टर का, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एल एम और एन। एल कैसे निकालूंगा, ए अपॉन मॉड ऑफ दिस वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम अगर निकालना चाहते हो तो बी अपॉन मॉड ऑफ दिस वेक्टर, एन अगर निकालना चाहते हो तो सी अपॉन मॉड ऑफ दिस वेक्टर। ऐसे आप ए बी और सी एल एम और एन निकाल सकते हो। क्लियर। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के पास है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। देखो ये जो चैप्टर है थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है। तो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट मैं थ्योरी को इसीलिए ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि आप एक बार समझ जाओगे तो फिर क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। जैसे अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, हमने 2 वेक्टर्स को ऐड करना सीखा था, हमने 2 वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखा था, हमने 2 वेक्टर्स को अगर किसी वेक्टर से किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है तो वो हमने सीखा था। लेकिन अगर 2 वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 वेक्टर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए अपन लोगों के पास 2 रूल्स होते हैं बेटा, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। आप थोड़ी देर के लिए इसको देखो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। समझो, देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। मान लो आपके पास 2 वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। यहां पे ये जो एंगल है ये 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो 0 से 180 के बीच में ये एंगल लाई करेगा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, कुछ ऐसा सा है। अभी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले डॉट प्रोडक्ट में वापस से आ जाते हैं। गिरते गिरते बच गया मैं। ठीक है, तो आ जाओ। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है इस वेक्टर्स में, इस डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। देखो जब भी मैं 2 वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट से निकालूंगा तो जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी कि वो एक नंबर आएगा। जैसे ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो एक नंबर आएगा, कुछ भी हो सकता है, 2 3 -1 -2 कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो वो क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होते हैं आपस में, अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट देखूं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव क्यों होता है, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये कम्यूटेटिव होगा। इसमें हम लोग कुछ और सीखेंगे, ठीक है, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अगर मान लो एंगल 0 डिग्री हो जाए, ये एंगल 0 डिग्री हो जाए, तो cos 0 क्या होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। अब यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल कर आती है कि मान लो मेरे पास ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर है, तो 2 वेक्टर्स है बेटा, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर के साथ ही। अब अगर मैं इनका एंगल निकालने की कोशिश करूं तो एंगल कितना हो जाएगा, 0, यानी कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मॉड इंटू ए वेक्टर का मॉड। cos 0 1 होता है, तो ए वेक्टर का मॉड इंटू ए वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा, ए वेक्टर के मॉड के स्क्वायर के इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब अगर मान लो 2 वेक्टर आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे, तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। क्यों, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 के इक्वल होता है।
अब अगर मैं एंगल निकालना चाहता हूं, थीटा निकालना, कॉस थीटा निकालना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ए वेक्टर का मॉड नीचे आ जाएगा, बी वेक्टर का मॉड भी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कॉस थीटा अगर पॉजिटिव आएगा तो वो एक्यूट एंगल होता है, कॉस थीटा अगर नेगेटिव आएगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। देखो एंगल कैसा भी बन सकता है ना, 0 से 180 डिग्री के बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली आपके पास पॉजिटिव वाले एंगल्स आते हैं। तो कभी अगर कॉस थीटा गलती से नेगेटिव आ गया तो समझ जाना वो ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। उस हिसाब से फिर अपनी कैलकुलेशन देख लेना। अब मान लो आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर जो कि है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, बी वेक्टर है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहता हूं तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा बेटा, जो x वाले कंपोनेंट है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, a1 इंटू a2, है ना। अब डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, क्यों है अभी बताऊंगा भी। b1 इंटू b2 हो जाएगा प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, तो जो भी ये आएगा आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। अब ऐसा क्यों होता है इसको यहां पे समझते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना, एक वेक्टर ये है। इसका डॉट प्रोडक्ट मैं निकालना चाहता हूं i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, इसके साथ निकालना चाहता हूं मान लो, ठीक है। अब देखो बेटा, पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2i कैप इंटू आई कैप, है ना, ये हो जाएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2i कैप इंटू 2j कैप, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 2i कैप इंटू माइनस k कैप, है ना। बस एक को समझ जाओगे, आगे वाले भी आप लोग आसानी से समझ जाओगे। देखो अब अगर मैं इसमें देखूं तो i कैप और i कैप, i कैप और i कैप में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी x एक्सिस पे, ये भी x एक्सिस पे, एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का। तो cos 0 कितना हो जाता है, डॉट, क्योंकि i कैप और i कैप क्या है, यूनिट वेक्टर्स है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, i कैप का मैग्नीट्यूड 1 और i कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, है ना, 1 इंटू cos 90, cos 90 क्या, cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो इसीलिए a1 इंटू a2 करते हैं हम सीधा, ठीक है, 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। अब अगर मैं यहां पे i और j को मल्टीप्लाई करूं, i कैप क्या है x एक्सिस, j कैप क्या है y एक्सिस, एंगल कितना बना 90 डिग्री का, तो cos 90 कितना हो जाएगा 2 इंटू cos 90 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 0 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये वाला हट जाता है। वैसे ही j कैप और k कैप y एक्सिस और z एक्सिस के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो इन दोनों का भी कितना आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। इसीलिए जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो होता है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2। अब यहां पे आपको एक और बात समझ में आई, i कैप इंटू आई कैप इज इक्वल्स टू j कैप इंटू j कैप इज इक्वल्स टू k कैप इंटू k कैप। क्यों, क्योंकि ये मैंने बताया यहां पे 1 इंटू 1, ठीक है, क्योंकि एंगल कितना है उनके बीच का, एंगल 0 डिग्री है, 0 डिग्री होगा तो cos 0 1, ठीक है। आई कैप इंटू j कैप इंटू k कैप प्लस आई इज इक्वल्स टू आई कैप इंटू k कैप 0 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि cos 0 क्या हो जाता है, cos 90 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। क्लियर। फिर बात करते हैं इसकी प्रोजेक्शन ऑन अ वेक्टर, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। मान लो आपके पास कोई वेक्टर है बी वेक्टर, ये क्या है ए वेक्टर। अब अगर मैं ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना चाहता हूं तो प्रोजेक्शन क्या होगा, प्रोजेक्शन क्या होगा, इसकी परछाई ये है ना। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है ए वेक्टर का बी वेक्टर पे परछाई। और अगर किसी ए वेक्टर की मैं बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना चाहता हूं तो वो हो जाता है ए वेक्टर डॉट बी कैप। बी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर बी कैप को मैं कैसे लिख सकता हूं, बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर, ठीक है। तो अगर किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन मुझे निकालना तो इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं। अब आ जाओ क्रॉस प्रोडक्ट्स पे। क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ा था क्या होता है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अब ये क्या कहता है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है आपको, एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, यानी कि ये डायरेक्शन भी बताएगा आपको। डायरेक्शन कैसे बताएगा, मान लो ये दो वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ये क्या बताएगा आपको, या तो इधर की डायरेक्शन में होगा या तो स्क्रू रूल से जनरली हम इसको निकालते हैं फिजिक्स में, है ना। यहां पे इतना कोई इसका खास योगदान नहीं है ना। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस एन कैप, ऊपर की डायरेक्शन एन कैप, नीचे की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो एन कैप। तो एन कैप क्या है, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है क्रॉस प्रोडक्ट वाली। अब इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या है कि ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो वेक्टर क्वांटिटी देगा। अब वेक्टर क्वांटिटी देगा तो बेटा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर,
अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो वो मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, माइनस एन कैप। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। यानी कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट में ये इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोनों की दोनों, है ना, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। फिर अगर मान लो आपके पास एंगल जीरो हो जाए तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि यहां से मुझे एक चीज पता चलती है क्या, आई कैप इंटू आई कैप अगर मैं निकालूं तो वो जे कैप इंटू के कैप के बराबर होगा जीरो। क्यों? क्योंकि साइन क्या है ये आपके पास, है ना, हाँ 0 डिग्री का एंगल है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, और साइन जीरो क्या हो जाता है, जीरो। वाई एक्सिस के बीच का एंगल, है ना, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई या क्रॉस किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं एंगल की, एंगल कैसे निकालोगे आप, साइन थीटा को कैसे निकालोगे, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और मॉडुलस को दोनों को नीचे भेज दो, तो यहां से आप एंगल भी निकाल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट का। अब अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करूं, अगर आपके पास एंगल 90 डिग्री का हो जाए, तो 90 डिग्री यानी कि साइन 90 क्या होता है, 1 के इक्वल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। यानी कि यहां से मुझे पता चला आई कैप इंटू जे कैप किसके इक्वल होगा, के कैप के इक्वल। ये आप न्यूमेरिकल में जब आप इस क्वेश्चन का इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे ना, दो वेक्टर का, एक वेक्टर है मान लो a1 आई कैप, b1 जे कैप, c1 के कैप, a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। जब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको डिटर्मिनेंट वाले रूल से इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले आप लिखोगे आई कैप, फिर लिखोगे जे कैप, फिर लिखोगे के कैप, फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब इसके अलोंग पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे हम उसके साइंस करते थे ना डिटर्मिनेंट्स में, इनका डिटर्मिनेंट्स निकाल लो। अब इसमें आई कैप जे कैप के कैप भी आएगा, यहां पे नहीं था लेकिन यहां पे आएगा क्योंकि वो डायरेक्शन भी बताता है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप किसके इक्वल होगा, के कैप के। जे कैप क्रॉस के कैप किसके इक्वल होगा, आई कैप के। क्योंकि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो तीसरा जो उनकी डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। मान लो ये प्लेन है, ठीक है, एक दूसरा वेक्टर ये है, ये एक्स वाई प्लेन में, इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो वो जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में आएगा। ठीक है जी, तो ये बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स थे जो आप लोगों ने समझे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, लेकिन दो और चीजों को समझ लो। कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने को आ जाए तो हाफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर हो जाता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने को आ जाए तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड के बराबर हो जाता है, या फिर डायगोनल दिए होंगे तो हाफ d1 इंटू d2 वेक्टर के मॉड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं कुछ सवालों की, और बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, बहुत प्यारे प्यारे सवाल। जैसे मान लो आप लोगों के पास एक वेक्टर दिया गया है 2i कैप लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर ये दिया गया है, दोनों के दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। अब अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना कि दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा मेरे भाई परपेंडिकुलर क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको डॉट प्रोडक्ट से ही सॉल्व करने को मिलेंगे आपके जो एग्जाम में आएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट से वो डायरेक्ट दो वेक्टर दे देगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने को बोलेगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा वो एंगल निकालने को बोलेगा, बट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व होंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हो जाएगा। अब ये ए वेक्टर लिखा मैंने, ये बी वेक्टर लिखा मैंने, तो मैंने क्या बताया था, a1 इंटू a2, आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है 1, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, लैम्डा b1 इंटू b2, लैम्डा इंटू -2 कितना हो जाएगा -2 लैम्डा, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, इन सबका सम 0 के इक्वल। तो 2 + 3 कितना है 5, -2 लैम्डा को इधर भेजोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। क्लियर, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है आप लोगों के पास कि अगर कोई a unit vector, if a unit vector a vector makes an angle of π/3 with I cap, π/4 with J cap and theta with K cap। देखो क्या कहता है कि एक यूनिट वेक्टर है, ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो ये क्या है, x एक्सिस के साथ π/3 का एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ π/4 का एंगल बना रहा है, और z एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी। तो अगर x एक्सिस के साथ π/3 क्या हमने पढ़ा था, एंगल वाला क्या पढ़ा था हमने, डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े थे, यानी कि ये जो L होगा ये क्या होगा cos π/3 के इक्वल, यानी कि 1/2 के इक्वल, है ना। cos π/3 क्या होता है 1/2। m जो होगा वो cos π/4 यानी कि 1/√2 के इक्वल होगा। n जो होगा, अब ये थीटा नहीं पता हमें, तो z एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो n क्या है आपके पास cos थीटा।
अब आपको पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, 1/√2 का कितना हो जाएगा 1/2 और कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 4, ये हो जाएगा 1 + 2, उधर जाके भेजोगे तो सॉल्व करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा आपके पास 1/4। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी √ +-1/2। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास +-1/2। अब उसने क्या बोला है कि एक्यूट एंगल है, थीटा क्या है एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल के केस में हमने पढ़ा है कि कॉस थीटा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो हम पॉजिटिव 1/2 लेंगे। थीटा एक्यूट एंगल है तो कॉस थीटा क्या होगा पॉजिटिव, तो थीटा कितना आ जाएगा आपके पास कॉस 1/2 कब होता है जब π/3 होता है। क्लियर। तो ऐसे सवाल आते हैं आपके पास 2 मार्क्स के, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, कहते हैं क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी। ए का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर और सी का पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर। कहता है कि ये फिगर भी दे रखी है, ये एक रिलेशन भी दे रखा है कि ए सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 5/4 ए बी वेक्टर। आपको सी वेक्टर को ए वेक्टर और बी वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैंने 4 को इधर भेजा तो 4 AC वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 AB वेक्टर। 4 AC वेक्टर, अब देखो AC वेक्टर मैंने आपको बताया था ये A वेक्टर है, ये C वेक्टर है ना, ये C वेक्टर है। अगर मैं AC वेक्टर निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा, है ना, x2 - x1 ऐसे ही तो करते थे, तो C वेक्टर माइनस A वेक्टर ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही तो बताया। तो C वेक्टर माइनस A वेक्टर, C वेक्टर माइनस A वेक्टर। AB वेक्टर को कैसे निकालोगे B वेक्टर माइनस A वेक्टर। 4 से अंदर मल्टीप्लाई कराओगे 4C वेक्टर माइनस 4A वेक्टर, 5 से अंदर मल्टीप्लाई कराओगे 5B वेक्टर माइनस 5A वेक्टर। खोलोगे थोड़ा इस -4A वेक्टर को इधर भेजोगे तो 4C वेक्टर आ जाएगा आपके पास, 5B वेक्टर माइनस A वेक्टर, C वेक्टर इज इक्वल्स टू ये 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये C वेक्टर को आपने B वेक्टर और A वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर, ठीक है। ऐसे सवाल आप लोगों के एग्जाम में हर साल आते हैं और इस साल भी आप लोगों के पास ऐसा सवाल जरूर आएगा। वैल्यूज चेंज हो सकती है, अभी एक और सवाल भी कराऊंगा, बट ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। कभी भी ऐसा कोई सवाल आए, कुछ समझ ना आए तो आंख बंद करके एक चीज यूज करनी है आपको बोला क्या गया है कि ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी कि इनका मॉड क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। आपको दिया गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। ऐसा कोई सवाल आएगा कुछ समझ में ना आए तो आप क्या करना, हमेशा इनका स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने के बाद यहां पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको पता है कि इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे मान लो मेरे पास है ए वेक्टर का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसा लिख सकता हूं ना, बस वही लिखना है यहां पे। अब ए वेक्टर को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कराओ, ए वेक्टर को फिर बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कराओ, फिर ए वेक्टर को सी वेक्टर से मल्टीप्लाई कराओ, प्लस बी वेक्टर को ए वेक्टर से, बी वेक्टर को बी वेक्टर से, बी वेक्टर को सी वेक्टर से, फिर सी को ए से, सी को बी से, सी को सी से। अब यहां पे एक चीज याद रखना, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, सी वेक्टर इंटू सी वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर हो जाएगा। और यहां पे क्या है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहां पे क्या है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो मैंने आपको बताया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आपस में बराबर होते हैं, तो क्या मैं इस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूं। अब ये दोनों इक्वल है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे ही 2 इंटू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड 2 इंटू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बस ए वेक्टर का मॉड 1 1 1 2 सबसे कॉमन ले लो, तो ए वेक्टर इंटू डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। 3 को उधर भेजो, 2 को उधर भेजोगे तो -3/2 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो अगला सवाल क्या कहता है, इफ द सम ऑफ यूनिट वेक्टर ए कैप एंड बी कैप इज अ यूनिट वेक्टर। कह रहे हैं कि आपके पास 2 यूनिट वेक्टर है, ए कैप और बी कैप क्या है यूनिट वेक्टर, और इन दोनों का सम, मान लो इन दोनों का जो सम है वो मैंने सी वेक्टर के इक्वल मान लिया, इन दोनों का सम जो है सी वेक्टर के मान लिया, और ये सी वेक्टर भी क्या है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है। दो यूनिट वेक्टर है ए कैप और बी कैप, उन दोनों का सम जो है वो सी वेक्टर के इक्वल है, और वो सी वेक्टर भी क्या है यूनिट वेक्टर है। तो लेट सी इज अ यूनिट वेक्टर और सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए कैप प्लस बी कैप। तो सी वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इन दोनों ये जो यूनिट वेक्टर है ए कैप और बी कैप, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा
उसका डिफरेंस जो है वो √3 के इक्वल है। तो आपको पता है सी वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप। सी वेक्टर का मॉड अगर मैं करूं तो इधर भी मॉड करना पड़ेगा। सी वेक्टर का मॉड क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, ए कैप प्लस बी कैप के मॉड के इक्वल। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं, दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग कर दूं तो ये मॉड का स्क्वायर, देखो आपको पता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर के स्क्वायर। तो यानी कि अगर ये मेरे पास मॉड है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दोनों के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल, है ना। तो अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो ए कैप को ए कैप से मल्टीप्लाई किया, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, बी कैप को बी कैप से मल्टीप्लाई किया, मॉड ऑफ बी कैप का स्क्वायर, और यहां पे आएगा आपके पास ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप। और आपको पता है ये दोनों कम्यूटेटिव होते तो इसको मैं ऐड करके लिख सकता हूं 2 ए कैप डॉट बी कैप। बस इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, इधर उधर भेजा तो 2 ए कैप डॉट बी कैप का वैल्यू आ गया आपके पास -1। इन दोनों का जो डिफरेंस का स्क्वायर है, इन दोनों के डिफरेंस का जो स्क्वायर है, अगर मैं देखता हूं ए कैप माइनस बी कैप, क्या हो जाएगा ये ए कैप माइनस बी कैप, है ना, डॉट ए कैप माइनस बी कैप। क्योंकि किसी का भी अगर मॉड का स्क्वायर में निकालना चाहता हूं उसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखो भैया बहुत सिंपल सी कहानी है कि मान लो अगर मेरे पास ए कैप माइनस बी कैप होता, डॉट ए कैप माइनस बी कैप होता, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो मॉड के इक्वल नहीं होगा क्या, इनके इस वेक्टर के मॉड के इक्वल, स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा क्या। बस वही चीज है। अब जो मैंने रूल यहां पे लगाया था वही यहां पे लगाया, तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ए कैप का मॉड यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये पूरा का पूरा 3 आ जाएगा। और अगर मुझे मॉड निकालना था इनके डिफरेंस का तो वो √3 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि 3 वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, सेटिस्फाइंग द कंडीशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इवैल्यूएट द क्वांटिटी। आपको ये क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर का मॉड दिया गया है, बी वेक्टर का मॉड दिया गया है, सी वेक्टर का मॉड दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, कुछ समझना आए तो आपको क्या करना है, ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दिया, फिर इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, है ना, लिख सकते हैं ना। अरे भैया एक्स वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा। तो बस वही चीज लिखिए। अब इसको थोड़ी देर पहले मैंने इलैबोरेट भी किया था, एक्सप्लेन भी किया था कैसे आया, है ना, ये कैसे आया, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो बस वही चीज मैंने डायरेक्ट लिख दी है। अब ए वेक्टर का मॉड दिया गया है 3 का स्क्वायर, बी वेक्टर का मॉड दिया गया 4 का स्क्वायर, सी वेक्टर का मॉड दिया गया 2 का स्क्वायर। सबसे 2 कॉमन ले लो तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 कॉमन आ जाएगा। उधर क्या है, 0 है। इनको ऐड करूंगा तो 29 हो जाएगा, 29 को उधर भेजोगे -29, और इधर क्या था, मल्टीप्लाई 2 था, इस 2 को उधर डिनोमिनेटर में भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, -29/2। ये म्यू ही तो निकालना था। क्लियर? ठीक है। अगला सवाल फिर दोबारा से उसी प्रकार का सवाल है लेकिन थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है इसमें, कह रहे हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है 0 के इक्वल है। ए वेक्टर का जो मॉड है वो 3 है, बी वेक्टर का जो मॉड है वो 5 है, और सी वेक्टर का जो मॉड है वो कितना है, 7 है। एंड फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। अब देखो ध्यान से समझना, देखो मान लो मेरे पास ये ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब इन दोनों के बीच का एंगल है मान लो थीटा। तो आपने एक चीज पढ़ी है क्या कि अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए के मॉड इंटू बी के मॉड इंटू कॉस थीटा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो क्या मैं यहां से एंगल नहीं निकाल सकता? अगर मुझे ये पता हो और ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पता हो तो क्या मैं एंगल नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या किया, अरे भैया फिर से गिर गए मैंने क्या किया, इस सी वेक्टर को इधर भेज दिया, मैंने लिखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर की फॉर्म में कुछ चाहिए। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, कुछ समझना है स्क्वायरिंग कर दो। तो इसको मैं लिख सकता हूं इनके डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में, सी वेक्टर को माइनस सी वेक्टर को माइनस सी वेक्टर इंटू माइनस सी वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लिखोगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर को बी से मल्टीप्लाई कराओगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, माइनस सी वेक्टर को मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद बेटा इसको मैं लिख सकता हूं मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। और ये जो है ये क्योंकि कॉम्यूटेटिव है तो इसको मैं पूरा का पूरा, देखो आपके पास था ए वेक्टर, एक बारी समझ भी लो, प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये था। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो एज इट इज रहेगा, ये क्योंकि कॉम्यूटेटिव होते हैं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद बेटा मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाता है, सब्स्टिट्यूट करूंगा 3, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा 5 और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा 7, 9 25, 7 का स्क्वायर 49, सब कुछ उधर भेज दोगे तो 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा आपके पास 15 के इक्वल। 2 को इधर भेजोगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा आपके पास 15 के इक्वल। और मैंने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्यों निकाला? क्योंकि मुझे यहां से एंगल निकालना था, ऐसे सोचना था मुझे। मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 15/2 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है। तो अब अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट करूं, मॉड्यूलस ऑफ बी सब्स्टिट्यूट करूं, इसका मैग्नीट्यूड मतलब, तो 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 15, 15 से 15 कट जाएगा तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2। और कॉस थीटा 1/2 कब होता है आप लोगों को मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि कॉस थीटा 1/2 कब होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्लियर? ठीक है। उसी प्रकार से यार आप लोगों के पास ये एक सवाल है, कहते हैं क्या, अगर ए वेक्टर आपके पास दिया गया है ये, बी वेक्टर आपके पास दिया गया है ये, और बी वेक्टर को आपको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, बी वेक्टर को आपको b1 i कैप और b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और उसने कंडीशन क्या दी है कि b1 वेक्टर जो है a वेक्टर के पैरेलल है और b2 वेक्टर जो है वो भी a वेक्टर के पैरेलल है। तो अब आपको इसी फॉर्म में बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है b1 प्लस b2 वेक्टर की फॉर्म में। ये है बी वेक्टर। कैसे करोगे? b1 वेक्टर को मैंने मान लिया x1 i कैप प्लस y1 z कैप j कैप प्लस z1 k कैप। b2 वेक्टर को मैंने मान लिया ये x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप के इक्वल। अब सबसे पहले बोला क्या गया है कि बी वेक्टर क्या होना चाहिए? इनके इक्वल x1 प्लस x2 i कैप प्लस y1 प्लस y2। ये हमें प्रूफ करना है, शो करना है। कैसे करोगे? देखो, यानी कि अगर ये आपस में इक्वल हुए तो x1 प्लस x2 की जो वैल्यू होगी वो 2 के इक्वल होगा, y1 प्लस y2 की वैल्यू 1 के इक्वल होगा और z1 प्लस z2 की वैल्यू जो होगी वो -2 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि x1 प्लस x2 दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब उनके x वाले कंपोनेंट, y वाले कंपोनेंट और z वाले कंपोनेंट इक्वल होंगे। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब उसने बोला b1 वेक्टर और a वेक्टर आपस में पैरेलल है, तो अगर पैरेलल होंगे तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पैरेलल और कोलिनियरिटी की कंडीशन पढ़ी थी कि इनके जो x वाले कंपोनेंट, y वाले कंपोनेंट और z वाले जो कोऑर्डिनेट्स है उनका जो रेशो होगा वो किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो x1/3 y1/-1 z1/0 इक्वल्स टू k हो जाएगा। इस 3 को इधर भेजूंगा तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 इंटू k। इसको इधर भेजूंगा तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -k। इसको इधर भेजूंगा तो z1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अब यहां पे अगर मैं x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो x2 क्या हो जाएगा? x1 को इधर भेज दो, 2 - 3k, x1 की वैल्यू 3k थी। ऐसे ही y2 निकाल लिया, ऐसे ही z2 निकाल लिया। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन दी गई है कि b2 वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है a वेक्टर के। अब अगर b2 वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो 3 इंटू x2 माइनस y2 0 के इक्वल होगा। अब यहां पे मैं अगर x2 की ये वैल्यू और y2 की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो यहां से मेरे पास k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1/2। सब्स्टिट्यूट करना, सॉल्व करना, सॉल्यूशन भी दे रखा है यहां पे। k की वैल्यू 1/2 आ गई। तो अब आप लोग यहां से x2 की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना? x2 की वैल्यू निकाल सकते हो, x1 की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि वो k की ही फॉर्म में तो है ना? तो 1/2 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो x1 आ जाएगा 3/2, y आ जाएगा आपके पास -1/2, z आ जाएगा आपके पास 0, x2 1/2, y2 3/2 और z2 -3। अब अगर आप इनको ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, x1 प्लस x2 तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के इक्वल। y1 प्लस y2 करोगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। z1 प्लस z2 आ जाएगा तो -3 के इक्वल आ जाएगा, जो कि आपका b वेक्टर के इक्वल है। तो ऐसे सवाल आप लोगों के एग्जाम में आते हैं और इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए और उनके सॉल्यूशंस भी मैं दे रहा हूं। तो ये सारा कुछ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लो, है ना? तो ये काफी सारे क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो दैट इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है जी। चलो
सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बाकी डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ अमेजिंग सेशंस।